फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, तो आज जैक बोर्ड के 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी के, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटनी का सॉल्व करेंगे, उसके बाद जूलॉजी का। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं 2017 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला रहेगा बॉटनी, फिर उसके बाद जूलॉजी का बात करेंगे। चलिए, तो इसमें बाहर देता है ताकि इधर 5 उधर 5, बॉटनी के 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो कहता है इसमें कि मकई के पौधे में पर परागण किस माध्यम से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको 2 बार रिपीट कर चुका है। तो कहता है कि मकई जो मेज होता है, मक्का जो होता है, उस पौधे में किसके द्वारा यानी किसके द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। तो अगर ऐसे हम आपको बता दें तो मकई के पौधा में जो पर परागण की क्रिया होती है वो होता है वायु के द्वारा, और वायु के द्वारा परागण कहलाता है एनिमोफिली। ठीक है, तो मकई के पौधा में वायु के द्वारा परागण होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कीट परागण, ऑप्शन बी जंतु परागण, ऑप्शन सी मेलेकोफिली, ऑप्शन डी वायु परागण। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो वायु परागण होगा। 1 का कितना हो जाएगा, डी नंबर, 1 का डी। तो इसका डी नंबर जो है वो इनका आंसर हो जाएगा, 1 का डी। ठीक है, जिसका नाम वायु परागण। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहते ऊर्जा प्रवाह, ध्यान दीजिएगा, कहते ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र में होता है। मतलब किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एक दिशा में, दूसरी दिशा में, दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वही बोल रहा है आपको कि ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र में होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऊर्जा जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, केवल एक दिशा में। ऊर्जा प्रवाह केवल एक दिशा में होती है। ऑप्शन आपको दिया है ए नंबर, एक दिशा में, ऑप्शन बी दोनों दिशा में, ऑप्शन 3 बहुदिशा में, ऑप्शन 4 दिशाहीन, मतलब कोई भी दिशा नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन जो है वो 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, मतलब एक दिशा में जो है ऊर्जा प्रवाह जो है वो ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र में होता है, वो केवल एक दिशा में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर बात करते हैं। कहता है फलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। जैसा कि आपको बताते आए हैं ना कि फलों के अध्ययन यानी फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। तो आपका सवाल है फलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी कार्पेलोलॉजी, और ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब पोमोलॉजी, क्योंकि फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो 3 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था। जैसा कि आप लोग पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन उसमें आप पढ़ चुके थे कि उत्परिवर्तन को ही कहा जाता है म्यूटेशन। जैसा कि आप लोग ऐसे अभी के समय में सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो म्यूटेट हो गया है ना, मतलब वो अपना रंग बदल लिए है, रूप बदल लिए है ना। तो वही बोले आपको पूछा जाएगा कि उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रीज, ध्यान दीजिए वैज्ञानिक है, उसका नाम है ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो कहता है कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था। तो ऑप्शन ए मार्गन ने, ऑप्शन बी ह्यूगो डी ब्रीज ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ऑप्शन डी डिक्सन एवं जॉली ने। तो आपको बता दें कि उत्परिवर्तन शब्द का जो प्रयोग किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था, मतलब 4 का बी नंबर, 4 का बी नंबर। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बात करना है। तो 5 नंबर में कहता है कि वह प्रक्रिया, जरा ध्यान दीजिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें एक जीन 2 या अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उसे कहते हैं।
तो उसे कहते हैं प्लियोट्रॉफिज्म। उसको क्या कहता है? प्लियोट्रॉफिज्म कहा जाता है। कहता वह प्रक्रिया जिसमें एक जीन 2 या अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लियोट्रॉफिज्म। यानी 5 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 का ए नंबर। चलिए 5 का ए नंबर, इसमें और भी ऑप्शन है लेकिन आपको बता दें 5 का ए, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। आप कहता है आपको कि जीवित कोशिका में कोशिका के बाहर से प्राकृतिक या संश्लेषित डीएनए के टुकड़े को जोड़कर डीएनए के अणु का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं। आम शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा रहे होंगे तो वहां आपको बतलाए थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग मनोवांछित डीएनए प्राप्त करते हैं। मनोवांछित मतलब अपने इच्छा के अनुसार, है ना। तो हम लोग इच्छा के अनुसार से डीएनए को प्राप्त कर लेते हैं और होस्ट कोशिका के सेल का जो डीएनए होता है उस डीएनए के साथ जोड़ते हैं, होस्ट कोशिका के डीएनए से। तो जब कोई होस्ट कोशिका के डीएनए को जब बाहरी जो हम लोग चुन के जो डीएनए को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद मान लेते ये होस्ट कोशिका का डीएनए है और इस ऐसे ये होस्ट कोशिका का डीएनए है और इस डीएनए के जगह पर कोई बाहरी डीएनए के टुकड़े को यहां से काट लिए और इसको यहां पर क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये जो जोड़ने के बाद ये पूरा डीएनए कहलाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। इसी को क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो वही आपको पूछा जाएगा, वही पूछा गया आपको कि जीवित कोशिका में कोशिका के बाहर से प्राकृतिक या संश्लेषित डीएनए के टुकड़े को जोड़कर डीएनए अणु का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेसिप्रोकल डीएनए, ऑप्शन बी रिकम्बिनेंट डीएनए, ऑप्शन सी रेजेनेरेट डीएनए और ऑप्शन डी वाई डीएनए। तो आपको बता दें ऐसी डीएनए को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब 6 का हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 का बी मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है संकटा उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनका संरक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं। आमतौर पे आप समझ लीजिए, जब किसी जीव जहां पर रह रहे हैं वो उसका प्राकृतिक आवास कहा जाता है। अगर उसे प्राकृतिक आवास से निकाल कर कहीं दूसरी जगह उसको अगर सेपरेट रखा जाता है तो उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 का बी नंबर, इसका भी होगा 7 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर लेते हैं। कहते किसी पारिस्थितिकी में शाकाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं? जैसा कि आप लोग पिछले ईयर्स के क्वेश्चन बैंक में आप क्वेश्चन पढ़े थे कि कहा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी कौन होते हैं। तो आपको बताए थे शाकाहारी वही होते हैं जो उत्पादक को खाते हैं, और उत्पादक को खाने वाले कौन है? तो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपको बता दें तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, और ए में ही है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि यही केवल उत्पादक को खाते हैं और जो उत्पादक को खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का बात कर रहे हैं आप लोगों से। कहता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, अमोनिया। तो आपको बता दें मीथेन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछा भी गया है। तो 9 का बी नंबर, 9 का बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 बात कर रहे हैं आप लोगों से। कहता है कि जैव तकनीकी में साधारणतः कौन वाहक का उपयोग होता है? वाहक मतलब वेक्टर का। सवाल एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कहते हैं कि जैव तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी का यहां बात कर रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में साधारणतः कौन सा वाहक का उपयोग होता है, मतलब वेक्टर का उपयोग होता है। ऐसा हम आपको बता दें कि इसमें जो मुख्य रूप से इसमें जो उपयोग होता है वो है प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, मुख्य रूप से प्लाज्मिड डीएनए आपको बता दें, मुख्य रूप से ज्यादा जो उपयोग प्लाज्मिड डीएनए का। ठीक है, तो कॉस्मिड का भी होता है लेकिन ज्यादा उपयोग जो होता है वो ज्यादा जगह पर क्या होता है, प्लाज्मिड का। तो आपको बता दें तो जो 10 का जो है वो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 प्लास्टिक डीएनए, ऑप्शन बी प्लाज्मिड डीएनए, ऑप्शन सी कॉस्मिड डीएनए और ऑप्शन 4 दिया है क्रोमेटिड डीएनए। तो 10 का हो जाएगा
बी नंबर प्लाज्मिड डीएनए। चलिए, तो आप देख सकते हैं बोर्ड में बॉटनी के जो आंसर्स जो है वो आपके बोर्ड में हम इसके ऑप्शंस के आधार पर जो उनके आंसर होगा वो हम आपके बोर्ड में लिख चुके हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपका बॉटनी के जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जूलॉजी का। अब बात कर लेते हैं हम लोग जूलॉजी का। बॉटनी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं जूलॉजी का। चलिए, जूलॉजी में इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। जूलॉजी में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5-5 करके तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सवाल है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है ये गैंडा के लिए है। गैंडा है ना, तो ये गैंडा के लिए मतलब, तो आपको ऑप्शन में दिया 1 नंबर बाघ के लिए, ऑप्शन बी दिया है कस्तूरी हिरन के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए और ऑप्शन डी दिया है गैंडा के लिए। तो एक का हो जाएगा डी नंबर, ये गैंडा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 2 का बात कर लेते हैं। कहते किस चीज से जल प्रदूषित होने से मिनी माता रोग होता है? तो आपको हम बता दें, सबसे पहले मिनी माता रोग जो होता है वो मरकरी मतलब पारा जब हमारे बॉडी में पहुंच जाता है तब मिनी माता रोग होता है, जिसको आप चेचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मिनी माता, ऐसे आप तो पारा तो खाएंगे नहीं, तो पारा जब जल में मिल जाता है, जब वो जल को हम लोग पीते हैं तो फिर हमको मिनी माता रोग होता है। या तो फिर यदि जल में अगर पारा है और वो पारा यदि मछली खाते, मछली यदि वो पानी को पीती है तो वो मछली के शरीर में जब पारा पहुंच जाएगा तो वो पारा फिर आपके शरीर, जब आप मछली खा लेते हैं तो मछली खाने के बाद आपके शरीर में पारा पहुंचेगा और वो पारा आपको चेचक जैसी बीमारियां उत्पन्न करेगी। इसलिए आपका कोशिश रहेगा कि जो है आप शाकाहारी बने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको वह दिया गया है कि किस चीज से जल प्रदूषित होने से मिनी माता रोग होता है? ऑप्शन ए तेल से, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो आपका मरकरी को ही पारा कहा जाता है, तो 2 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विनिमय। विनिमय को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो सवाल है कि विनिमय निम्न में से किस अवस्था में होती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो आपको बताए थे ये पैकेटिन, कौन सा अवस्था में? पैकेटिन। ऑप्शन दिया है डिप्लोटीन, ऑप्शन बी पैकेटिन, ऑप्शन सी लेप्टोटीन और ऑप्शन डी डायकाइनेसिस। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब पैकेटिन अवस्था में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? एक बात बता दें आप लोगों को, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड, ये ऊर्जा का पिरामिड एक दिशा में चलता है और हमेशा ये सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा। तो सवाल है आपका कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ऑप्शन ए संख्या का पिरामिड, ऑप्शन बी जीवन भार का पिरामिड, ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा 4 का सी नंबर, मतलब ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता डार्विन का सिद्धांत आधारित है। बहुत ही खतरनाक एकदम, ये आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हर लगभग साल में इसको रिपीट किया जा रहा है ना, तो इसको याद रख लीजिए कि डार्विन का जो सिद्धांत है वह नेचुरल सिलेक्शन, उसी को कहा जाता है आप लोग प्राकृतिक चुनाव, है ना। तो आपको बता दें कि डार्विन का जो सिद्धांत आधारित है वो किस पर है? तो प्राकृतिक चुनाव पर है। किस पर? प्राकृतिक चुनाव। मतलब ये डार्विन का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक चुनाव पर है। मतलब इनका कहना है कि जिस तरह से प्रकृति है उसी तरह से आपको ढलना होगा, तभी आप जीवित रह पाएंगे, है ना। तो वही कह रहा है आपको कि डार्विन का जो सिद्धांत है वो आधारित है, तो प्राकृतिक चुनाव पर है। तो 5 का हो जाएगा ए नंबर, 5 का ए नंबर हो जाएगा आंसर, ये प्राकृतिक चुनाव पर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहे हैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव आनुवांशिक यांत्रिकी द्वारा तैयार इंसुलिन बनाता है? जैसा कि आप लोगों को पढ़ाए होंगे हम, कि आपको बतलाए थे जब आप लोगों को पढ़ाए होंगे ह्यूमिलिन, जैसा कि आप लोगों को बताए थे ह्यूमिलिन में कि
अपने देश के अलावे और भी बहुत सारे देश है जहां पर डायबिटीज जो है, जिसको कहते हैं शुगर कहते हैं, है ना, मधुमेह जैसे बीमारी कहते हैं, ये बीमारी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हो रही है। जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो अग्नाशय है, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, पेनक्रियाज का एक भाग होता है, पेनक्रियाज का भाग होता है जिसमें बीटा सेल रहता है ना, तो बीटा सेल जो है काम करना बंद कर देता है, जिनकी वजह से इंसुलिन नहीं के बराबर निकलती है। इंसुलिन का कम निकलना तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ना, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना। अब वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, उसी को कहा जाता है डायबिटीज, या तो फिर उसी को मधुमेह कहते हैं। ठीक है, तो इस मधुमेह को रोकने के लिए, इस मधुमेह से बचने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, उसके लिए इंसुलिन तैयार किया। क्योंकि अगर इंसुलिन अगर मानव के शरीर में मिलता रहे तो उसको मधुमेह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही कह रहे हैं आपको कि सवाल में आपका दिया हुआ है, सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव आनुवांशिक यांत्रिकी द्वारा तैयार इंसुलिन बनाता है? तो उसमें से आपको दिया है पेनिसिलिन, राइजोपस, इकोलाई, स्यूडोमोनास। तो आपको बता दे, इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, तो वैज्ञानिकों ने जो इंसुलिन निर्माण किया वो इस ढंग से किया। मानव के शरीर में इंसुलिन निर्माण करने वाले जो जीन है, उस जीन को निकाल लिया और उस जीन को इस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया के शरीर में प्लांट कर दिया, और फिर वही इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया भारी मात्रा में, मतलब बड़े पैमाने पर इंसुलिन का निर्माण करने लगा। तो वही आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार इंसुलिन बनाता है? तो वो कौन है? ई कोलाई, मतलब इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। तो इसका जो क्वेश्चन है 6 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ई कोलाई, मतलब इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर ले आप लोग से। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हरित गृह कौन सा, कहता है हरित गृह गैस कौन सा? अभी तुरंत ग्रीन हाउस पढ़ा, बस वही है सेम। तो वही कहता है कि हरित गृह गैस कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन। तो इसमें जो मुख्य रहता है वो कौन है? मीथेन। तो 7 का कितना हो जाएगा? डी नंबर, 7 का डी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर अब 8 का बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है संकर एवं अप्रभावी जनक के बीच हुए क्रॉस को क्या कहते हैं? संकर मतलब मोनो, आप हाइब्रिड बोल सकते हो उसको। तो कहता है कि संकर एवं अप्रभावी जनक बीच हुए क्रॉस को क्या कहते हैं? आप सीधे तौर पर आपको बता दें, बोले थे आप लोगों को कि जब एक संकर क्रॉस के पौधे, या तो फिर आपको बोले थे डायरेक्ट आप उनको कि जब किसी भी F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं ना, कहता है कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया जाता है ना, तो F1 पीढ़ी का हुआ, ये तो आप अगर आप क्रॉस किया हुआ पौधा का बात बोलते हैं, तो ये क्रॉस क्या हो गया? तो F1 पीढ़ी के पौधे को जब अप्रभावी, किससे बोल रहे हैं? अप्रभावी मतलब रिसेसिव का बात कर रहे हैं। जब ये दोनों को क्रॉस करते तो उसी को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। तो आपको बोले क्या कि संकर एवं अप्रभावी के क्रॉस को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं, उसी को कहा जाता है, ये अप्रभावी को रिसेसिव कहते हैं, और ये F1 हो गया। तो वही कहा गया कि संकर मतलब F1 हो गया, और उनको अप्रभावी मतलब उसी को रिसेसिव का जब इनको क्रॉस किया जाता है तो उसी को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। तो 8 का जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब टेस्ट क्रॉस। चलिए अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। कहते हैं पूर्ण संलग्नता किसमें होता है? आप इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बताते हैं फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला कहते हैं ना। तो ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता मतलब कंप्लीट लिंकेज देखने के लिए मिलता है। तो बोले क्या, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि पूर्ण संलग्नता किसमें होता है? ड्रोसोफिला में, सांप में, पक्षी में, मनुष्य में। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पूर्ण संलग्नता जो है वह ड्रोसोफिला, ये मक्खी है, इसी को फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बात कर लेते हैं। कहता है आपको सवाल में कि स्ट्रोमा पाया जाता है। सवाल आपका कि स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, और ऑप्शन डी अधिवृषण में। तो आपको बता दें कि स्ट्रोमा पाया जाता है अंडाशय में पाया जाता है। स्ट्रोमा जो कहते हैं जिसमें अंडाशय में,
तो 10 का कितना हो जाएगा, बी नंबर, मतलब ये अंडाशय में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जियोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्व है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आपको बता दें इसमें सारे जो वो दे दिए हैं, और अगर आपको क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी देना आपको दे दें आपको कि आपको जो है 2006 से लेकर 2021 और आगे जो आने वाले हैं सब, यानी कि हर वर्ष का जो है आपको जो एग्जाम में जो पूछा गया है उनका सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। इनके साथ साथ आपको प्रत्येक जो चैप्टर है वो प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, जो इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।